जो लोग मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि मेरे माता पिता और मेरे पूज्य गुरु इस बिजनेस में जिन्होंने सिखाया कैसे टिके रहना है, माननीय जितेंद्र सक्सेना जी के लिए एक बार दिल खोल के आप लोग तालियां बजाएं। उसके बाद ही जीरो से हीरो की कहानी चालू होगी। दोस्तों, नाम पंकज सिंह, छोटा सा शहर चाक घाट, जहां से जो मेरी जन्मभूमि है, अभी प्रेजेंट टाइम में कर्म भूमि है। क्योंकि दोस्तों, इस जीवन में जन्मभूमि तो एक ही होती है, लेकिन कर्म भूमि समय के साथ बदलती रहती है। क्योंकि जब इंसान पढ़ाई करता है, उसके बाद जॉब की तलाश में जाता है, पढ़ाई के ही दौरान न जाने कितनी बार उसकी कर्म भूमि अलग अलग स्टेटों में जाती है। उसके बाद जैसे ही उसको जब सेल्फ डिपेंड की बात आती है कि वो कुछ करना चाहता है, तो ऑटोमेटिक जन्मभूमि से कर्म भूमि हो सकता है काफी दूर लोगों को ले जाती है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। जब मैं सर 10वीं की 9वीं तक तो पढ़ाई ठीक ठाक चल रही थी। जैसे ही 10वीं की बात आई, 10वीं, माता पिता मेरे फॉर्मर हैं। मेरे भाई साहब रीवा मार्तंड एक में उन्होंने मार्तंड स्कूल से पढ़ाई की थी, और सौभाग्य कि मुझे भी वहीं जाने का मौका मिला। लेकिन जो बचपना होता है, कहीं ना कहीं वो नटखटपन और शरारती भरा होता है। तो 9वीं जब मैं गया, तो किसी तरह से 9वीं तो पास हो गया, चलती रही क्योंकि ठीक ठाक था। लेकिन जैसे ही 10वीं में पहुंचा, कहानी यहाँ पे कुछ उल्टी हुई। क्योंकि उस समय कहते हैं ना कि शहर की हवा लग चुकी थी, मुझे भी रीवा की हवा लग चुकी थी, और तो सब चला गया। 10वीं जो मैं पहला साल था, उसमें मेरा जो रिजल्ट आया, मैं सबको लोगों को बताता था कि मेरा फर्स्ट डिवीजन आएगा, फर्स्ट डिवीजन आएगा। पहले साल में फेल हो गया। अब जब फेल हो गया तो बहाना क्या बताता, क्योंकि घर से एक किसान कैसे पैसा देता है वो मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, लेकिन उस समय समझ में नहीं आता था। पिताजी पैसा भेजते, हम लोगों को करते और किसी तरह से चलता रहता। फिर जब दूसरा साल आया, फिर यही हुआ। ऐसे ही करते करते 4 साल मैंने 10वीं में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, उसके बाद भी कोई ईयर होता है, सब कुछ कर लिया, लेकिन 10वीं पास होने का रिजल्ट ही नहीं आया। उसके बाद एमपी छोड़ यूपी गया। यूपी में भी 10वीं में एडमिशन मेरा हुआ, लेकिन वहां पे मैं परीक्षा ही नहीं दिया। उसके बाद अब रहा सरकारी नौकरी का, तो सरकारी नौकरी तो कहीं ख्वाब में भी नहीं सोचता था, क्योंकि उसके लिए एजुकेशन नहीं थी। और क्योंकि सबसे पहले दोस्तों, आप जानते हैं, जो लोग, क्योंकि आज काफी लोग सुन रहे होंगे, जो लोग क्या है, जिनके पास सर्टिफिकेट होता है, जब नौकरी के लिए जाते हैं तो सबसे पहला सर्टिफिकेट ही मांगा जाता है कि आप प्रैक्टिकली क्या करके आए हैं। क्योंकि थ्योरिकली, मुझे प्रैक्टिकली बहुत अच्छा नॉलेज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। थ्योरिकली वो मार्कशीट, और वो मेरे पास थी नहीं। तो मैं क्या करता, मैं चला गया सूरत। हमारे एक फौजी रहते थे, सूरत गया। तो वहां पे दोस्तों मैं तकरीबन 1600 रुपए की नौकरी किया करता था। एक लैब होता है जहां पे कलर टेस्टिंग और उसका वो होता था। वास्तव में दर्द क्या होता है और पैसे की अहमियत क्या होती है, क्योंकि जब पिताजी पैसा देते थे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता था। लेकिन जब मैं उस शहर में पहुंचा, तो मुझे ये वास्तव में पैसे की अहमियत क्या होती है उस दिन पता चली, जब 30 दिन 12 घंटे की नौकरी करने के बाद 1600 और ओवर टाइम हो जाता था, तो तकरीबन 2600 2800 रुपए मिलता था। और जब अगर कोई बोलता था कि चलो पार्टी करें, तो कसम उस ऊपर वाले की दिल गवाही नहीं देता था। और जब पापा के पैसे मिलते, अगर 2000 आते, कोई बोलता चलिए इस होटल में चलते हैं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था, चलो बिल्कुल जाते थे। और क्या खत्म हो जाता था, और 10 दिन बाद फिर पापा को धीमे से डरते हुए बोलते, पापा पैसा भेजिए, पैसा खत्म हो गया। तो पैसे की वैल्यू मुझे उस समय पता चली। सौभाग्य से मैं तकरीबन 1 से 1.5 साल सूरत में नौकरी कर रहा था। इसी बीच नौकरी को कर रहा था, अचानक अगर मैं बात करूं उस इंसान की, तो तहे दिल से उसका नाम है माननीय बघेल जी, जो परमात्मा के दूत के रूप में मुझे आके मिले। और ये बिजनेस जिसका नाम है आरसीएम, जीवन में मैंने पहली बार सुना था आरसीएम। आरसीएम क्या होता है, उस दिन वो मुझे बताए। दोस्तों, मुझे
कुछ भी समझ में कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन एक बात जो थी वो दिल में बस गई, जब उन्होंने अपना चेक दिखाया कि मुझे ये कपड़े पहनने से 70,000 रुपए आते हैं, तो मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, क्योंकि मुझे ये लगा तो कपड़ा तो मैं पैदा होने के बाद से ही पहन रहा हूं, कभी 4 आने नहीं आए। और फिर क्या हुआ, बिजनेस को हमने शुरू किया, बता के गए। अब वो बिजनेस तो मुझे दे के चले आए, लेकिन इसका काखा गाघा एबीसीडी क्या होती है मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। कैसे फॉर्म लगाना है, कैसे लोगों को आरसीएम बताना है, ये भी मुझे नहीं आता था। लेकिन अगर आज मैं परमात्मा के बाद किसी का ध्यान करता हूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है, माननीय जितेंद्र सक्सेना जी। सौभाग्य से यहां से किसी तरह से लोगों को कुछ बता के कि आपको इतना आ जाएगा, आपको इतना आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, वैसे आ जाएगा, लोग जुड़ते गए। क्योंकि उस समय तकरीबन 2 साल में लोगों को यह पता चल गया था कि बंदा क्या है, कि कहीं ना कहीं करता है। तो लोग बिजनेस को देख के नहीं ज्वाइन होते थे। मैं लोगों को बताता था तो लोग बोलते थे चलो भाई 1500 का कपड़ा लेना है, ये तो बोल रहा है तो काहे ना ले ले। तो जब मैं वो तो सक्सेना जी का नंबर मुझे अचानक मिला। पहली बार सक्सेना जी का मेरे पास सामने से फोन आया। उन्होंने पूछा, हाँ पंकज जी बोल रहे हैं? मैं बोला हाँ सर पंकज बोल रहा हूँ, आप कहाँ से? उन्होंने बताया मैं जितेंद्र सक्सेना मैहर से बोल रहा हूँ। वो दिन था, आज भी मुझे वो दिन कभी नहीं भूलेगा। वो दिन मुझे कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो दिन है और आज का दिन है। अगर वो दिन इस इंसान का फोन नहीं आया होता तो मैं आरसीएम कप का छोड़ और कहीं जा चुका होता। अब होता क्या है, उन्होंने मेरे से बात की। मैं बोला सर सब कुछ अच्छा है, और वहीं से मेरा इस बिजनेस में नया जन्म हुआ। क्योंकि अब लोग बोलने लगे थे यार इसमें पैसा नहीं आता, क्योंकि मेरे जब मैंने फॉर्म भेजा था उस समय फॉर्म जाते थे, कुछ दिक्कत थी, मेरा फॉर्म ही नहीं लगा था। और नीचे कई लोगों के फॉर्म भेजे, ना किसी का चेक आना, ना कुछ आना, कुछ भी नहीं। उसी समय मेरी सक्सेना जी का फोन आया, तो मुझे इस बिजनेस में तकरीबन 4 महीने हो चुके थे, और 4 महीने के अंदर कम से कम 30 लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी थी, लेकिन किसी को 1 रुपए भी नहीं आया था। तो मैंने सर से पूछा, सर ये बोलते हैं पैसा आता है, ये आता है, हमने तो कई लोगों का फॉर्म भर के भेजा, सबको कपड़े भी दिलवा दिए, सबका काला बैग दिलवा दिया, अब लोग बोलते हैं कि भाई काला बैग तो लाया, लेकिन साथ में पैसा 1 रुपए भी चेक नहीं आया। उन्होंने मुझसे पूछा क्या क्या किए थे। मैंने उस समय फोटो कॉपी चलती थी, मैं फोटो कॉपी रखा था। सर ने मुझे एक फैक्स नंबर दिया था, बोले इस पे आप फैक्स करिए। मैं वहां पे फैक्स किया। तकरीबन अगले महीने जो मेरा चेक आता है वो आता है 2890 रुपए का। और इस बात की मुझे खुशी नहीं थी कि 2890 रुपए का मेरा आया। मेरे टीम में उस समय तकरीबन 14 लोगों को चेक आ चुके थे, और मैं आपको बता रहा हूं मुझे खुशी का ठिकाना नहीं था। लोगों के यहाँ जब बाई पोस्ट वो चेक आया, लोग बोले यार मेरा भी आया है, मेरा भी आया है। मैं बोला हाँ भैया सबका आया है। आप लोगों को भरोसा नहीं था, लेकिन मुझे भरोसा था। अब मैं उनको क्या बताऊं कि मेरा भी भरोसा डगमगा रहा था। लेकिन वो तो सुख है उस इंसान का, माननीय जितेंद्र सक्सेना जी का, जिन्होंने मेरे भरोसे को 4 चांद लगा दिया और डबल से तिबल हो गया। अब उसके बाद जैसे ही सक्सेना जी को अब यह था कि अब जो लोग हैं उनको कैसे करना है। पहला प्रोग्राम मैंने सर से, क्योंकि काफी सर ने मुझे अंदर हवा भर दी थी, और एकदम जुनून जस्ट उबल रहा था। जैसे गर्म पानी होता है कि जब उबाल लेता है तो उसमें कोई भी हाथ डाले तो जल जाएगा, लेकिन जो मेरा रेखा था उबालपन था, वो अगर मेरे अंदर कोई हाथ डालता तो सुधर जाएगा। ऐसा उबालपन मेरे उसमें चल रहा था। और मैंने बोला सर आपकी मुझे एक मीटिंग चाहिए। सर ने कहा ठीक है, आप बेनू चौकली में। सर बेनू क्या होता है, क्योंकि ज्यादा अपने को इंग्लिश और वो आती नहीं थी। बोले आप मीटिंग का कोई हाल देख लीजिए जिसमें आप करवा सके। तो मैं बोला सर वो कैसे करवानी है? तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ से मैं टिकट लेके आऊंगा, टिकट ऐसे लगेगी। मैं बोला ठीक है। बोले आप कितने लोगों को बिठा लेंगे? मैं बोला सर आराम से 200 लोगों को बिठा लूंगा। और पहला जो प्रोग्राम था संडे का फिक्स हुआ था, तकरीबन 2015 में, 15 या 14 वो था ठीक। उसके बाद जैसे ही वहां पे मैं बोला सर 200 लोग तो हो जाएंगे। बोले सर ठीक है कोई बात नहीं। और आप यकीन माने वो इंसान मैहर से चल के सिर्फ पंकज सिंह के लिए गया था, और उस मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ 7 लोग बैठे थे। मैं, मेरे जीजा जी, और मेरे नीचे जो 2 लोग मेरे साथ काम करते थे वो भी कैसे आ गए। उनको मैं जबरदस्ती लाया कि चल तेरी टिकट मैं लगा दूंगा, लेकिन तू चल।
7 लोग। लेकिन मैं कहीं ना कहीं मुझे माननीय सक्सेना जी से एक बहुत बड़ी एनर्जी मिलती है, क्योंकि हो सकता है उस समय अगर मेरा बहुत कोई खास होता, इतना बड़ा कहां 200 लोगों का मैंने कमिटमेंट किया था, 7 लोग, अगर 50% होते 100 तो भी चलता, 25 होते 50 होते तो भी चलता, लेकिन वो सिर्फ अगर बात करें तो 3.5% पे, यानी 7 लोग, 7 लोग थे। लेकिन मैंने सक्सेना जी के चेहरे पे जो मुस्कान जिस समय उनको स्टेशन पे लेने गया था, वही मुस्कान उनकी मैंने मीटिंग हॉल में देखी। और जब सर पैसे देने की बारी आई तो सर ने पूछा, पंकज जी वेन्यू कितने में वो था? मैं बोला सर ये वेन्यू जो बुक था वो 12,000 में बुक था। बोले सर कलेक्शन कितना आया? मैं बोला सर बस 700 रुपए। बोले अभी कितना देना पड़ेगा? मैं बोला ये। तो मुझे पसीने आने लगे कि एक तो मैं 1600 रुपए की नौकरी कर रहा हूं और ये कहां से देना पड़ेगा मुझे। मैं अंदर सोच रहा था, और जितेंद्र सक्सेना के जो शब्द थे कि बेटा काहे टेंशन लेते हो, ये सब काम है। तो मुझे थोड़ी थोड़ी राहत मिली कि हो सकता है शायद ये कुछ सोच रहे हो। फिर मैं चुपचाप खड़ा था कि ये अपनी पॉकेट में हाथ डालेंगे कि मुझे अपनी पॉकेट में हाथ डालना पड़ेगा। बोले चलो उसके पास, मैं वो करवाता हूं। मैं गया, मैं डरता हुआ गया कि अगर वो मांग लेगा मुझसे 12,000 तो मेरे पास तो 1200 रुपए हैं, 12,000 उसको मैं कहां से दूंगा। और उसमें से 3 से 4 टिकट ले ली थी और टिकट काटने वाला दूसरा आदमी बैठा था, तो बचे थे 800 रुपए। सक्सेना जी गए वहां पे और उन्होंने अपनी पॉकेट से पैसा निकाला, उस बहनों को दिया। आप यकीन माने, उस दिन उस दिन मेरा जो दृढ़ संकल्प था वो दोस्त 100 गुना नहीं, 1000 गुना, कई करोड़ों गुना बन गया कि अगर अब जीवन में मैं बिजनेस करूंगा, मेरा कोई गुरु होगा, चाहे इस बिजनेस में मुझे जितनी चेतावनी आए, जितने बार मुझे पटकने खाने पड़े, जितनी ना सुनने पड़े, अगर मुझे 1 लाख लोगों के पास जाके आरसी में बताना पड़ेगा, ना कर देंगे। और जितेंद्र सक्सेना बोलेगा पंकज अब अगले बंदे के पास जा, तो पंकज जाएगा। क्योंकि वो विश्वास देख के मैं अपने आप में प्रभावित हुआ कि पंकज इससे अच्छा बिजनेस कोई हो ही नहीं सकता, जहां पे इतना बड़ा सपोर्ट और सामने वाला चल के आया। अगर मैं अपने घर का पैसा ही बर्बाद किया होता तो मुझे गालियां भी मिलती और हो सकता है बड़े बुजुर्गों के जूते भी मिलते। लेकिन फिर क्या हुआ, जब बिजनेस को करना शुरू किया तो बिजनेस धीमे धीमे कई शहरों में, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, कई जगह, और ऐसा ही और कई बार हुआ। मैंने सक्सेना जी को अहमदाबाद में बुलाया, अहमदाबाद का प्रोग्राम भी ऐसे हुआ। उसके बाद एक बार बड़ौदा आया, बड़ौदा का प्रोग्राम मुझे याद है तकरीबन 28,000 का वेन्यू, पूरी तरह से मीटिंग फ्लॉप थी। वो दिन मुझे कभी भी नहीं भूल सकता दोस्तों, वो दिन मुझे कभी भी नहीं भूल सकता। एक ऐसा इंसान जो मेरे लिए 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 से 8 बार माइनस का हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं सक्सेना जी को एक वो था कि हो सकता है उन्होंने मेरे पहली मुलाकात में या कैसे भी, उनके पास तीसरी आंख थी कि चौथी आंख थी, वास्तव में थी तो तीसरी आंख। क्योंकि हम लोगों की 2 आंख जो होती है, हम सबको एक निगाह से देखते हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर ने उन्हें तीसरी आंख देखी थी। उन्होंने मेरे में क्या देखा, वो 6 से 7 बार आए, हर बार माइनस करते गए, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी भी कोई निगेटिव बात नहीं की। और जब बात हुई तो नई एनर्जी के साथ वो मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते गए, और उसकी वजह से आज पंकज इस मुकाम पे, जिसको बोलते हो रॉयल्टी अचीवर। तो मैं चाहूंगा ऐसे गुरु, ऐसे परमात्मा, ऐसे महान वो, अगर जिनके पास, मैं अपने आप को सबसे सौभाग्यशाली इंसान मानता हूं। ये कोई बनावटी बात नहीं है दोस्तों, जो लोग सुन रहे हैं, ये कोई बनावटी बात नहीं है। क्योंकि मेरी एजुकेशन जो है 10वीं फेल 4 से 5 बार, और जितेंद्र सक्सेना जो एज ए इंजीनियर, क्योंकि इंजीनियर का हमारे गांव में बहुत बड़ा सत्कार होता है। 1-2 लोग ऐसे हैं, जब आते हैं तो लोग उनसे मिलने जाते हैं। तो मुझे क्या है, इस इंसान में कहीं ना कहीं परमात्मा का वास दिखता है कि इसकी वजह से आज मैं आरसीएम में हूं, और ये जो रॉयल्टी जैसा मुकाम है इस पे हूं। मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि मेरे घर में रॉयल्टी आई, मेरे घर में टेक्निकल आएगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जितेंद्र सक्सेना जैसा मुझे अपलाइन मिला, और ना जाने मेरे टीम में कितने लोगों की रॉयल्टी और टेक्निकल आएगा। एक बार सब लोग दिल खोल के इस इंसान के लिए तालियां बजाएं, जिसमें ये लगे वास्तव में जो लोग सुन रहे हैं, ऐसा ऐसा फिर से मेरा कहने का मतलब है, ऐसा अपलाइन सौभाग्य नहीं, अहो 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 भाग्य से मिलता है दोस्तों। दुनिया के सबसे खूबसूरत,
सबसे अच्छे, सबसे बेस्ट, और अगर बात करूं तो सुपर डुपर सबसे अच्छे अपलाइन है। और ऐसा अपलाइन पाके जो जीवन में इस बिजनेस को नहीं कर पाएगा तो कसम उस खुदा की जीवन में कभी किसी के साथ वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। एक बार सक्सेना जी के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों देखें, इस बिजनेस की जो जान शान और वो है, हमने एक चीज, क्योंकि हम शुरू से क्या है कि नौकरी तो करते थे, सेल्स डिपार्टमेंट में थे। तो सेल्स डिपार्टमेंट एक ऐसा है, क्योंकि हमने एक धीरू भाई अंबानी की जीवनी पढ़ी थी। और क्या है कि सूरज शहर में रहता था, बड़े से बड़े उद्योगपति फैक्ट्रियां जो लगाते हैं, वो हमेशा जब उनका जो बॉडी लैंग्वेज होती है बात करने की, वो करते थे। तो ये क्या है कि वो बात करते थे कि हमारा ये प्रोजेक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो। मतलब तब मुझे लगा कि ये मतलब इंडिया में रह के अपने सामान को बाहर भेजने के लिए तो इतने उतावले हैं, और लगातार कई देशों से ये लोग कांटेक्ट में रहते हैं और अपने सामानों को बेच रहे हैं। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और वो लोग इतने एक्साइटमेंट है, इंडिया के बाहर सामान को बेच रहे हैं। तो मुझे लगा कि वास्तव में अगर दुनिया में सबसे बड़ी चीज कोई है और सबसे बड़ा मुकाम है, क्योंकि हमारे जो एक ग्रेट गुरु रहते थे जब मैं नौकरी करता था, उनसे मेरी कभी कभी बात होती थी, वो मुझे बहुत मानते थे। तो कभी बुलाते तो मैं बोला, सर ये बताएं, आप लोग इतनी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते हैं और आप लोगों का सूरत में ही सामान बिक गया, बाहर जाने की क्या जरूरत है, बड़ौदा भी बिक गया। बोले बेटा ये देखा कहता है सेल्स है, इसको हम जितना ज्यादा बेच लेंगे उतना बड़ा हम अपना उद्योग खड़ा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जब हम फैक्ट्री चालू किए थे तो हमारे पास एक छोटी सी फैक्ट्री और बैंक से लोन लेके चालू किए थे। आज उनका 8 देशों में माल जा रहा है, 8 देशों में माल जा रहा है। आज उनके पास तकरीबन 28 फैक्ट्रियां थी और एक फैक्ट्री तकरीबन गिरी हालत में आज 10 से 15 करोड़ की चालू होती है। तो मुझे लगा कि सेल्स, उस दिन मुझे सेल्स से बहुत ज्यादा वो हो। और उन्होंने कहा बेटा अगर आपको बहुत बड़ा वो करना है तो नौकरी से आदमी सिर्फ नौकर बन सकता है, लेकिन अगर आपके समझ में सेल्स मैनी आ गई, लोगों को अपना सामान बेचना आ गया, लोगों को अपनी बात समझानी आ गई और लोगों को अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बताने में समझ में आ गया, तो आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हो। क्योंकि जो जितना बड़ा सेल्समैन होता है वो उतना बड़ा बिजनेसमैन होता है। कोई कोई हम किसी के पास जाते हैं, वो प्रोडक्ट देख के कुछ नहीं लेता, वो सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को सामने वाले के सामने रख सकते हैं उसको देख के वो लेता है। और अगर आप अच्छा प्रोडक्ट लेके जाओगे, क्योंकि बेचने के लिए आपके यहाँ पास दो वो हैं, उन्होंने मुझे वो बात बताई और ये बात मुझे हमेशा वो रहती है कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो किसी को आप घटिया सामान अच्छा बना के एक बार बेच लो, या तो किसी को आप अच्छा सामान क्वालिटी भरा बता के बार बार बेच लो और उसके दिल में उतर जाओ। मुझे उनकी जो दूसरी बात थी वो समझ में आ गई कि हो सकता है कि मैं अगर, क्योंकि मैं सेल्समैन, मुझे तो पैसा चाहिए था, मुझे लगा कि भाई क्या है कि अगर मैं एक बार किसी को बेच दूंगा कोई खराब सामान और अगली बार जाऊंगा धोखे से उसकी आंखों से आंखों मिल गई, तो हो सकता है साला मेरे बेइज्जती भी करेगा कि क्या दे के गया था, बेइज्जती भी करेगा। और अगर मेरे से ज्यादा पावरफुल हुआ तो सब कुछ रखा लेगा। तो मुझे ये बात समझ में, क्यों ना हम अच्छे सामान बेचें और अच्छे लोगों के बीच में जाएं। तो उन्होंने बताया बेटा अच्छा बुरा कोई नहीं होता, आप अच्छे बन जाओ, आप अच्छे बन जाओ, आप अच्छे प्रोडक्ट लेके जाओ, सब कुछ आपको अच्छा मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा। क्योंकि अगर आप जब लोगों को सामने जाके प्रमोट करोगे तो लोग आपको सामने से ऑफर देंगे कि हाँ वो सामान मुझे आप दे गए थे, आप मुझे दिए दे के जाओ। सक्सेना जी गवाह है, जब मैं वहां पे भी काम करता था उस समय क्या है कि लोगों के घर के साबुन और तेल बदलवाना टेढ़ी खीर हुआ करती थी। क्योंकि आज ब्रांड लोगों के दिमाग में इतना ज्यादा घुस गया है कि लोगों को ब्रांड से निकालना काफी, और खासकर गुजरातियों को जिनकी लैंग्वेज भी नहीं आती, क्योंकि वो कहना केम छो बस मजा मचो। तो उनको क्या है कि उनको लगातार जब हम वो करते गए, लेकिन हमारे प्रोडक्ट, क्योंकि सक्सेना जी मुझे प्रोडक्टों की जानकारी एकदम उससे दी थी इस प्रोडक्ट में क्या है, और मैंने लगातार उस प्रोडक्टों को यूज किया जो मुझे अंदर से अच्छे लगते थे। हमेशा मेरे बैग में वो सामान पड़े रहते थे। जब मैं किसी के पास जाता तो उनको आरसीएम का फॉर्म नहीं भरवाता, क्योंकि 1500 के किट में कई लोगों को दिलवाते तो उसमें से कई लोग शहीद भी हो गए थे। किट पड़े सूख रही थी, वो भी कहीं ना कहीं रुक रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कैसे वो। लेकिन जब मैंने लोगों को प्रोडक्ट यूजर बनाना चालू किया तो हमारे माननीय गुरु उस बात के वो गवाह हैं कि जो मेरा बिजनेस है वो माइनस में नहीं, प्लस में, प्लस में, प्लस में, प्लस में ही होता गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम लोग किसी को आज आरसीएम का फॉर्म ना भरवा के एक
वो करें कि हम डेली का 500 300 जिनकी जैसी है, या तो एक टारगेट ले लें कि जब तक हम अपने प्रोडक्ट नहीं बेच लेंगे तब तक शाम का हम खाना नहीं खाएंगे। संकल्प दोस्त दूसरों के लिए नहीं है। हेलो, अगर मेरी बात, संकल्प जब हम स्वयं संकल्पित होंगे तो ही हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। क्योंकि अगर हम अपने प्रति ईमानदार हैं तभी हम परिवार के प्रति ईमानदार हो सकते हैं, टीम के प्रति ईमानदार हो, अपने गुरुओं के प्रति ईमानदार। लेकिन जब हम अपने आप से मन करेंगे तब, क्योंकि हमारा कैसे हमने ये आज डिसाइड किया है कि हमें 100 का सामान बेचना है, और वो बेचना ये नहीं कि आपको लेके मोहल्ले में चिल्लाना है साबुन ले ले, तेल ले ले। मेरा कहने का मतलब लिस्ट बनाए, हम लिस्ट बनाएं, लिस्ट में लोगों से वो करें और उनके पास समय लेके पहुंचे। भाई चाय की पत्ती हमारी होगी, दूध शक्कर उनका होगा। भाई क्या है कि ब्रश हो सकता है उनका पुराना हो, ब्रश ना बदलें, लेकिन मंजन महीने में एक बार बदला जाता है। तो जैसे ही उनका देखते जाएं, बाथरूम भी उनका झांक लें कि ब्रश की स्थिति क्या है। अगर पुरानी है तो ब्रश की भी चर्चा करें, और नहीं है तो मंजन की चर्चा जरूर करें।